नेतागिरी करने वाला कभी पढ़ाई लिखाई में अच्छे नहीं होता है। सभी कास्ट का एक अलग अलग नेता होना चाहिए या एक ही नेता सभी कास्ट के लिए होना चाहिए? अगर मैं अध्यक्ष का चुनाव लड़ूं, मैं एकेडमिक से सही नहीं हूं और मैं अध्यक्ष बन गया, उस बीच में मेरा रिजल्ट आता है और मैं उस रिजल्ट में रह गया, तो मेरी क्या इमेज बनती है स्टूडेंट्स के सामने? जो स्टूडेंट लीडर है वो पॉलिटिशियन बनता है तो उसका 5 से 10% ही रहता है कि वो उसकी सक्सेस रेट है। तो इसकी क्या वजह है कि जो पैसा खर्च करता है उसी को टिकट मिलता है? हौसलों में पंख लगा आसमां उड़ जाने की ख्वाहिशें है आँखों में, देश भर छा जाने की उम्मीद है, उम्मीद है। Inspiring stories of humans. नमस्ते कुणाल जी। नमस्कार आनंद, स्वागत है आपका हमारे टॉक शो। थैंक यू सो मच। तो थोड़ा आप अपने बारे में बताएं ताकि हमारी जो ऑडियंस आपको देख रही है वो आपको पहचान सके। मैं कुणाल कुमावत। बेसिकली मेरा जो जन्मस्थली है वो राजसमंद कांकरोली से है। अच्छा। मेरी स्कूलिंग कांकरोली से हुई है। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं मुझे लगा कि कुछ अपग्रेडेशन के लिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं उदयपुर आया था। यहाँ पे मैं बेसिकली सीए करने के लिए आया था। सीए का कोर्स उस टाइम में काफ़ी हाईलाइट कोर्स हुआ करता था। किस ईयर की बात है ये 2010 की बात है। ओके। तो उस टाइम में मैं जब उदयपुर आया तो उसके बाद कॉलेज भी ज़रूरी है सीए के साथ प्रोफेशनल डिग्री के लिए, तो उसके लिए मैंने एमएलएससी में एडमिशन लिया। अच्छा। और उस समय में एमएलएससी में एडमिशन मैंने बीकॉम के लिए लिया था, और उस समय में जो छात्र राजनीति थी वो पीक लेवल पे चलती थी। हाँ। देख के अच्छा लगा कि इन्फ्लुएंशियल था एकदम। इन्फ्लुएंस था कि भाई ये क्या चीज़ है, और थोड़ा सा प्रभावित भी हुए उससे हम। तो जब डिग्री चल रही थी, डिग्री के साथ साथ हमने ये कोशिश की कि सीखने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, और उसके बाद में मन में एक इच्छा था कि क्यों ना मैं भी एक छात्र संघ चुनाव लड़ूं। हाँ। तो 2013-14 में मैंने छात्र संघ के चुनाव का अध्यक्ष का चुनाव लड़ा। जब आप थे छात्र नेता, जब आप छात्र नेता के लिए खड़े हुए थे, उस टाइम पर क्या सिनेरियो था और आज का क्या सिनेरियो है? देखिए, मैं आपको ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बताना चाहूँगा कि जब पहले हम छात्र संघ चुनाव का अध्यक्ष लड़ रहे थे, जब हम उस समय में ये टेक्नोलॉजी हुआ नहीं करती थी, जैसे सोशल मीडिया हो, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, तो कहीं ना कहीं हमें कम्युनिकेशन करने में दिक्कत आती थी। हमें फेस टू फेस स्टूडेंट से मिलना होता था। कितनी बार क्या होता था, स्टूडेंट्स जो प्रोफेशनल डिग्री वाले हैं वो कोर्सेज के लिए कोचिंग पे रहते थे, कॉलेज उनका आना होता नहीं था, तो पर्सनली हम मिल नहीं पाते थे। उस टाइम पे हमारे पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो प्रिंट मीडिया या फिर आप जो लोकल मीडिया है, न्यूज़ चैनल्स हैं, उनके थ्रू हम पहुंचे। लेकिन वो भी जो चुनाव के 10 या 15 दिन पहले होता था, उस टाइम पे हम उनसे इंटरेक्ट हो पाते थे। पर्सनली मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता था। तो आज के टाइम में मैं ये सोचता हूँ कि बेनिफिशियल ये है कि सोशल मीडिया सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है कि आप पर्सनल लेवल पे एक एक स्टूडेंट्स को आप टच कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो मीडिया का है। तो अभी जो सोशल मीडिया है वो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है कि आप पर्सनली अगर किसी से नहीं मिल पा रहे हो तो उस लेवल पे आप किसी से भी इंटरेक्ट कर सकते हो। अपने जो पॉइंट्स हैं जिसके लिए आप उन्हें कन्विंस करना चाहते हैं कि मैं इन मुद्दों को लेके चुनाव लड़ रहा हूँ यूनिवर्सिटी में, तो उन मुद्दों को आप सोशल मीडिया पे डालें। और क्योंकि सोशल मीडिया पे उनके साथ साथ उनके पेरेंट्स भी देखते हैं, पेरेंट्स भी काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं स्टूडेंट्स को कि आप इस व्यक्ति को वोट दें क्योंकि इसके पास अच्छे पॉइंट्स हैं चुनाव लड़ने के। तो अभी आपने जैसे मीडिया की बात करी, तो आजकल हम देख रहे हैं कि जो मीडिया है वो हर चीज़ को बड़ा चढ़ा कर दिखाता है। अगर वायलेंस होता है तो वो उसको और ज़्यादा प्रमोट करता है। तो अकॉर्डिंग टू यू, क्या ये आपकी कहीं ना कहीं एक ब्रांड वैल्यू होती है, उसको तो बनाता ही है बट कहीं ना कहीं गिराता भी है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये सही है कि मीडिया, हम कहते हैं कि 4th पिलर है। आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का छोड़ो, आप अब इंडिया में भी देखें तो मीडिया सबसे मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर है। और कितनी बार क्या होता है कि हम ये भी देखते हैं कि स्टूडेंट लीडर जो होते हैं वो वायलेंस मतलब इन द सेंस ऐसा नहीं है कि मारदाड़ी हो गया, लेकिन एग्रेसिव अपने आप को दिखाते हैं कि हम हाईलाइट होंगे मीडिया में, तो ही हमें चिल्लाएंगे तो ज्यादा, या हम ऐसे गिरफ्तारी हो गई, ऐसे मुद्दे जब होंगे तो हम हाईलाइट होंगे, प्रिंट मीडिया में आएंगे, तो इस वजह से हम चुनाव में हमारे फेस वैल्यू बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। कितनी बार क्या होता है ना कि आज का जो युवा है वो जागरूक युवा है। आज के जो स्टूडेंट्स हैं
वो जागरूक स्टूडेंट्स हैं, उन्हें पता है कि क्या इस व्यक्ति के पास क्या पॉइंट्स है जिसके बेस पे हम इन्हें वोट दें। सिर्फ एग्रेशन दिखाना ज़रूरी नहीं, हमारे पास में ऐसे मुद्दे होने चाहिए जो स्टूडेंट्स को प्रभावित करे कि हाँ ये मुद्दे हमारे काम के हैं और इनसे हमारा भविष्य उज्जवल होने वाला है। तब जाके हम इस व्यक्ति को वोट दें, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में हमारी आवाज़ यही व्यक्ति बनने वाला है। तो कहीं ना कहीं मीडिया को वायलेंस की जगह मुद्दों को दिखाना ज़रूरी है। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम प्रदेश चुनाव पे आते हैं, स्थानीय चुनाव पे आते हैं, तो हम मुद्दों पे बात करते हैं, ना ही हम ये बात करते हैं कि इस नेता ने उस टाइम में क्या गिरफ्तारी हुई थी उसके साथ, या क्या इन्होंने एग्रेशन दिखाया था सरकार के प्रति या अपनी विपक्षी सरकार के प्रति। कहीं ना कहीं हमें मुद्दों पे बात करनी ज़रूरी है। तो मुद्दों पे बात तब होगी जब आप एग्रेशन को साइड में रख के अपने जो पॉइंट है, जिनके बेस पे मैनिफेस्टो हो गया, जिनके बेस पे आप चुनाव में उतरे हैं, तो आप उन मुद्दों को मीडिया के थ्रू पहुंचाएं स्टूडेंट्स के पास, क्योंकि हर स्टूडेंट्स आज की तारीख में होशियार, तो वो समझ जाएगा कि यार ये बंदा जो है ये हमारे मुद्दों पे या हमारे फेवर में बात कर रहा है, तो इन्हें वोट दो ताकि हमारी आवाज़ बनेगा आगे आके। तो हमने देखा है कि एक हायरार्की होती है जो स्टूडेंट लीडर होता है वहाँ से लेके पॉलिटिशियन बनने तक की, तो आपके अकॉर्डिंग कितने % लोग वहाँ तक पहुँच पाते हैं? मेरे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जितने भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में जो चुनाव लड़ते हैं, तो उसमें से 5 से 10% ही ऐसे होते हैं स्टूडेंट लीडर जो उस लेवल तक पहुंचते हैं राष्ट्रीय स्तर तक। अच्छा, उसका एक रीज़न ये भी है कि कहीं ना कहीं हम ये मान के चलें कि वहाँ जब अगर राष्ट्रीय स्तर पर आप किसी को लीडरशिप कर रहे हो तो आप में अनुभव होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो वो अनुभव तब होता है जब हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें, क्योंकि हर इंसान की एक स्वैच्छिक इच्छा है कि मैं स्टूडेंट लीडर हूँ, उसके बाद मैं डायरेक्ट प्रदेश चुनाव लड़ूँ। लेकिन कहीं ना कहीं हमें उस स्टेप को भी फॉलो करना ज़रूरी है कि पहले मैं स्टूडेंट लीडर बनूँ, फिर मैं निकाय चुनाव जो होते हैं, जैसे आपने नगर पालिका नगर निगम के चुनाव सुने होंगे, तो उन चुनावों में अपने स्थानीय स्तर पे एक स्टूडेंट लीडर के बाद स्थानीय स्तर पे एक लीडर के रूप में आगे बढ़ूँ, फिर उसके बाद उनको लगता है तो स्टेट स्तर पर और फिर राष्ट्रीय स्तर पर। कितनी बार महत्वाकांक्षाएं आपको उस लेवल तक नहीं ले जा पाती जिस लेवल पे आप जाना चाहते हो। राइट। तो महत्वाकांक्षाओं के साथ साथ अनुभव का होना बहुत ज़रूरी है, और अनुभव तभी होगा जब हम स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को, हायरार्की को फॉलो करें। सो जब आप खड़े हुए थे छात्र नेता के पद के लिए, तो उस टाइम पर आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए? छात्र संघ अध्यक्ष चुनाव के लिए जब मैं खड़ा हुआ था, तो उस टाइम पे सबसे बड़ी बात यह थी कि स्थानीय स्टूडेंट्स के साथ साथ बाहर से भी काफ़ी स्टूडेंट्स आते थे यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन्स के लिए। अच्छा। और उनका क्या होता था ना कि जब वो एडमिशन्स के लिए आते थे, तो आज तो काफ़ी ऑनलाइन जैसे हो गया एडमिशन्स हो गया, उस टाइम ऑफलाइन एडमिशन्स होते थे। फॉर्म भरा जाता था, फॉर्म अंदर जाता था, अंदर जाने के बाद उसकी स्क्रूटनिंग होती थी, स्क्रूटनिंग होने के बाद में उसकी मेरिट लिस्ट निकलती थी। तब तक उस स्टूडेंट्स को, उन स्टूडेंट्स को आपको टच करके रखना है। आपको उनको बना के रखना है कि अभी आपने फॉर्म भरा है तो आपसे कहीं ये गलती ना हो जाए। तो हम उनके लिए क्या फिजिकली खड़े रहते थे। वो चैलेंजेस भी थे और उन चैलेंजेस का हमें काफ़ी फ़ायदा भी होता था। फ़ायदा ये होता था कि जब हम फिजिकली किसी स्टूडेंट से मिल रहे हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं, तो वो हमारे नेचर को समझते हैं, वही समझते हैं कि हाँ ये हमारी हेल्प कर रहे हैं। तो जब बंदा अभी हमारी हेल्प कर रहा है एडमिशन प्रोसेस में, तो वो आगे भी हमारी हर बात सुनेगा। तो कहीं ना कहीं उस चैलेंजेस का फ़ायदा मिलता था। आज क्या होता है कि सोशल मीडिया पे जब हम इंटरेक्ट करते हैं तो हम पर्सनली किसी से नहीं मिल पाते। तो वो थोड़ा सा ड्रॉबैक भी है। चैलेंजेस होने के साथ साथ उसका फ़ायदा काफ़ी, लेकिन वो अगर चैलेंज हट गया है तो उसका नुकसान भी मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं उसमें ये होता था कि उनको हम गाइड करते थे कि आप सर ऐसे फॉर्म भरिए, उसके बाद आपको इस तारीख पे आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा, आपकी फ़ीस वगैरह रहेगी। अगर आप उनको पहले से गाइड नहीं करें, क्योंकि फ़ीस स्ट्रक्चर क्या चलता था कि आपका लिस्ट निकला है और उसी दिन आपका काउंसलिंग है और उसी दिन ही आपको फ़ी डिपॉजिट करनी है। बंदे के पास अगर पैसा नहीं है, मान लो कोई गांव से निकला है, उसके पास उस समय पे पैसा नहीं है, क्योंकि उसको ये नहीं पता है कि आज मेरी सिर्फ काउंसलिंग के साथ साथ मेरी फ़ीस डिपॉजिट का टाइम भी है। तो उस टाइम पे क्या होता था ना कि फर्स्ट टाइम कि भाई आप पहले आए तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, नहीं तो आपके बाद वाले को। तो उस समय में क्या होता था कि पर्सनली मिलने से हम उनके गाइड करते थे कि सर आप एक काम कीजिएगा, जब आप काउंसलिंग के लिए आए तो अपनी फ़ीस भी साथ में लेके आए, क्योंकि इसी टाइम आपको फ़ी भी डिपॉजिट करानी पड़ेगी। अब तो ऑनलाइन हो गया, तो काफ़ी क्या कि टाइम मिल जाता है विचार करने का। सो जैसा कि आपने शुरू में बताया था कि जो स्टूडेंट लीडर है वो पॉलिटिशियन बनता है तो उसका 5 से 10% ही रहता है कि वो उसकी सक्सेस रेट है।
तो इसकी क्या वजह है कि जो पैसा खर्च करता है उसी को टिकट मिलता है? नहीं, मैं इस बारे में ऐसा नहीं मानता हूँ कि जो पैसा खर्च करेगा वही उसी को टिकट मिलेगा, ऐसा नहीं है। हमेशा स्टूडेंट पॉलिटिक्स में ये रहा है कि कोई भी पार्टी हो, चाहे वो NSUI हो, चाहे ABVP हो, चाहे कोई इंडिविजुअल पार्टी हो, वो कभी भी ऐसा नहीं सोचती है कि कोई स्टूडेंट लीडर अगर फाइनेंशियली साउंड है तो हम उसी को टिकट दें। हमेशा उनकी सोच ये रहती है कि जो स्टूडेंट के बीच से निकल के आया हो, जो उनके मुद्दों को समझता हो, उनकी भावनाओं को समझता हो, जो ऐसे मुद्दे जानता हो जिससे यूनिवर्सिटी अपग्रेड हो, जिससे स्टूडेंट पर्सनली टच कर सके, उन्हीं को टिकट मिलता है। सक्सेस रेट अगर आप ये बोलते हैं कि क्यों ऐसा कारण है कि कोई स्टूडेंट अपर लेवल पे नहीं जा पाता है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अनुभवी नेता कभी ये नहीं चाहेगा कि अनुभवहीन नेता उसको रिप्लेस करे। राइट। हमेशा आप ये देखेंगे कि राष्ट्रीय स्तर के चुनाव हो गए या फिर स्थानीय चुनाव में भी, निकाय चुनाव में, जब तक आप ये नहीं समझ पाए कि मेरे स्थानीय काम क्या है, मेरे स्थानीय जो मुद्दे क्या हैं, मुझे किन मुद्दों पे चुनाव लड़ना है, मुझे किन लोगों को समझना है, किन लोगों की आवाज़ बननी है, क्योंकि उम्र कहीं ना कहीं ज़रूरी है चुनाव में। राइट। आप उम्र के साथ साथ ही आपको ये ज़रूरी है कि अनुभव आता है। आप अगर अपने जीवन शैली में लेंगे तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उम्र के साथ साथ अनुभव आए, क्योंकि वह आप अनुभव पहले ही समझ जाते हैं, अनुभव आपको पहले ही आ जाता है उम्र से पहले। लेकिन जब आप चुनावों में देखें या राजनीति में देखें तो कहीं ना कहीं अनुभव सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब अनुभव नहीं है तो आप ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे। और एक अनुभव वाला जो नेता है वो कभी भी ये सोचता है कि अगर मुझे कोई रिप्लेस कर रहा है तो पहले मैं उसे तैयार करूं। तो तैयार करने में थोड़ा सा समय लगना ज़रूरी है। कहीं ना कहीं सबसे बड़ा पॉइंट पेशेंस का आता है कि कोई भी छात्र नेता जब अपर लेवल पे जाने की कोशिश करता है तो वो ये चाहता है कि मैं फट से आज मैं ये यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ा, आज मैं जीत गया और उसके बाद मैं काम करता हूँ पार्षद का चुनाव लड़ लेता हूँ ताकि मैं पार्षद बन जाऊँगा। और मान लो वो पार्षद के चुनाव जीत भी जाते हैं क्योंकि लोकल लेवल पे उन्हें सब जानते हैं, फिर वो सोचते हैं कि मैं मंत्री का चुनाव लड़ लेता हूँ। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। कहीं ना कहीं आपको पेशेंस रखना ज़रूरी है। आप में पेशेंस होगा तो आप समय देंगे अपने आप को। अगर आप समय देंगे तो धीरे धीरे परिपक्व होता जो नेता है ना, वो आगे आपको बहुत ज़रूरी होता है। परिपक्व होने के बाद ही वो आपके सारे काम कर सकता है, क्योंकि वो समझता है कि मुझे क्या काम करने हैं। सो हमको ऐसा देखने में आता है कि जब इलेक्शन होता है उस टाइम पे जो पार्टीज है वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं, जैसे इलेक्शन खत्म होता है सब साथ में आ जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? पार्टीज नहीं, पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं। लेकिन मैं आपको एक बताता हूँ कि पार्टी के जो कैंडिडेट, पार्टी क्या है, विचारधारा है। तो सबकी विचारधारा अलग अलग है, सबके विचार अलग अलग है। आज हो सकता है कि मेरा विचार किसी पॉइंट के लिए अलग हो और अनंत का विचार किसी पॉइंट के लिए अलग हो। तो जब इलेक्शन आप लड़ रहे हो, आपके दोनों या तीन में या चार कहो, सबके मतभेद अलग हो सकते हैं, मनभेद नहीं हो सकता। एट द एंड वो बात तो स्टूडेंट वेलफेयर की कर रहे हैं। चुनाव लड़ने तक सीमित रहता है कि मैं इस पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं इस पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूँ। आज अगर मैं बात करूँ सिर्फ मेरे चुनाव की, तो मेरे साथ में जिन भी कैंडिडेट से चुनाव लड़ा था, आज हम जब आपस में मिलते हैं तो अच्छे से मेलजोल होता है हमारा, क्योंकि एट द एंड हम बात तो स्टूडेंट वेलफेयर की कर रहे हैं। जितना पक्ष जो होता है, जो चुनाव जीत जाता है, तो विपक्ष भी उतना ही स्ट्रांग होना जरूरी है, जो बार बार पक्ष को ये याद दिलाए कि आपने जिन मुद्दों के लिए चुनाव लड़ा, क्या आपने वो मुद्दे पूरे किए। तो उसमें क्या होता है ना कि मैं ये समझता हूँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम दोनों आपस में ये सोचे कि यार तूने कैसे बोल दिया, तूने ऐसे कैसे बोल दिया, या आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो, आप क्यों हमारे साथ नहीं हो। कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कि हार जीत अपनी जगह, जो जीत गया वो ठीक है, तो उसके साथ रह के काम करो, उन्हें भी एक बल दो काम में, उन्हें भी कि भाई सपोर्ट दो कि हाँ अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मेरा विपक्ष भी मेरे साथ है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की मेरे को एक बहुत अच्छी चीज़ लगती है कि जब वो विपक्ष में थे तब वो कहते थे कि हम अपने पक्ष के साथ खड़े हैं, हम अपने पक्ष को ये बताना चाहते हैं कि आप जिन मुद्दों के लिए आपने चुनाव लड़ा था, आप अगर जीते हैं तो आप इन मुद्दों को पूरा कीजिए। इंदिरा गांधी जी उस समय में अटल बिहारी वाजपेयी जी के उतना ही सम्मान करती थी, क्योंकि एक विपक्ष मजबूत होना भी ज़रूरी है पक्ष को याद दिलाने के लिए अपने कार्यों को। तो कहीं ना कहीं मतभेद अलग है, मनभेद नहीं है। तो आप हमेशा जैसे ही चुनाव होते हैं उसके बाद आप एक होके काम करो, क्योंकि एट द एंड आप काम तो यूनिवर्सिटी के लिए कर रहे हो। और यूनिवर्सिटी मैंने जैसे पहले बताया था कि हमारा परिवार है। हो सकता है कि अगर मेरे परिवार में हम 2 भाई हैं
तो हम दोनों के नेचर अलग अलग हैं, हमारे थॉट प्रोसेस अलग अलग है, लेकिन हम अगर सामाजिक स्तर पर कभी कोई काम करते हैं तो हम अपने परिवार के लिए करते हैं। तो वो सोच रख के आगे बढ़ना ज़रूरी है। मैं आज के जो जनरेशन के स्टूडेंट लीडर है ना, उनको ये बताना चाहता हूँ कि हम जब चुनाव लड़े थे ना, तो आज भी हम एक फैमिली की तरह मिलते हैं, आज भी हम एक फैमिली की तरह बात करते हैं, भले हमारी विचारधारा अलग है, भले हमारी पार्टी अलग अलग है। आप चुनाव के मध्य में इतना एग्रेशन और इस लेवल का आप टॉक्सिसिटी मत करो कि बाद में आपको अपने ही प्रतिद्वंदी को फेस करने में दिक्कत हो। है वो आपके साथ कई, वो हो सकता है कोर्सेज अलग अलग हो, लेकिन यूनिवर्सिटी में आप एक साथ हो, भाईचारे के साथ चुनाव लड़ो। हाँ, जब हम चुनाव लड़ रहे हैं तो हम अपने विचारों को लेके लड़ाई हो सकती है, लेकिन फिजिकली कभी लड़ाई नहीं हो। विचारों को लेके लड़ो, विचारों को लेके झगड़ा करो, लेकिन कभी भी उस चीज को अपने पर्सनल लेवल पे हावी मत होने दो। हमेशा सामंजस्य, उसी भाईचारा उसी तरीके से रहना चाहिए कि चुनाव लड़ने के बाद एक वो आपके अंदर मानसिकता होनी चाहिए या मानवता ये होनी चाहिए कि भाई आप चुनाव जीते, बहुत बहुत आपको बधाई, और मैं आपके साथ खड़ा हूँ। कहीं भी आपको मेरी ज़रूरत हो तो आप मुझे बताइए, और बाकी आप चुनाव जीते हैं तो मैं चाहूँगा कि इस यूनिवर्सिटी के भविष्य के लिए आप आगे और अच्छे काम करें। मेरे पास भी कुछ मुद्दे हैं जो मैं आपके पास लेके आऊँगा, तो आप उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करें। आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि ये मेरा लीडर है, मुझ में अगर उस लीडरशिप में ईगो नहीं होना चाहिए कि भाई ईगो नहीं कैसे जीत। हो सकता है कि मेरी लीडरशिप में कुछ खामियां रही हो जो इनमें नहीं है, तो अगर वो जीत गए हैं तो मैं उनसे सीखूं। सीखने की भावना अगर आपके मन में सदैव है तो आपकी जीत निश्चित है। एक समय नहीं, कभी ना कभी तो होगी। तो सीखने की कोई उम्र नहीं है, तो और ना ही आप जिससे सीख रहे हो उसकी उम्र को आप देखो। आज हम छोटे बच्चे से भी कुछ ना कुछ सीख लेते हैं, तो सीखने का जज्बा जिंदगी में अगर बना रहेगा तो जीत आपकी निश्चित है, नहीं तो आप जीवन में उसी पॉइंट पे हमेशा लड़ते रहो। तो आपने मेंशन किया था कि आप स्टूडेंट लीडर के लिए खड़े हुए थे, तो जब आप इलेक्शन के लिए खड़े हुए थे तो जो उस टाइम पर जो आपके साथ लोग थे, तो वो इलेक्शन तक ही सीमित थे या अभी भी उनके साथ आपका टच है? मैं एक एनजीओ से जुड़ा हुआ हूँ जिसका नाम है आकृति, जिसके मेन जो जिन्होंने बनाया है अमन भैया जी। मैं एक छोटा सा उसका वॉलंटियर हूँ। उसे बनाने वाले अमन जी भैया हैं, और उन्होंने क्या कर रखा है कि एक गांव गोद ले रखा है बड़ी के पास में। वो उनके वहाँ के जो बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी हद तक अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे उनके लिए पढ़ने लिखने की सामग्रियाँ हो गई। एक दिन संडे का वो निकालते हैं और संडे को वो टारगेट बनाते हैं कि आज उन बच्चों के लिए हम क्या अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, मैं उस परिवार का एक छोटा सा हिस्सा हूँ, पर कहीं ना कहीं मैं ये सोचता हूँ कि चुनाव लड़ने से मुझे हुआ कि मेरे पास जो लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, मैं उन्हें भी मोटिवेट कर सकता हूँ कि आप भी इस परिवार का हिस्सा बनिए। आप भी इस अच्छे मानव रूपी जो मानवता रूपी जो कोज है उसको आप आगे बढ़ाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं कि स्टूडेंट लीडर के बाद या स्टूडेंट पॉलिटिक्स के बाद स्थानीय चुनावों में आप स्थानीय लेवल पे गरीब बच्चों के लिए या समाज के लिए आप क्या कर रहे हैं वो जरूरी है। तो उसके लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों की ज़रूरत होगी। एक अकेला इंसान कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं कर सकता, तो उसके लिए कहीं ना कहीं उसे टीम की ज़रूरत है। तो वो टीम कहाँ से? भाई मैं स्टूडेंट लीडरशिप का चुनाव जो लड़ा था वही टीम मुझे आगे सहयोग करेगी इस अच्छे कॉज के लिए, वो चीज़ है। आजकल हमको देखने में आ रहा है कि हर कास्ट का एक अलग लीडर है, तो अकॉर्डिंग टू यू सभी कास्ट का एक अलग अलग नेता होना चाहिए या एक ही नेता सभी कास्ट के लिए होना चाहिए? देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब हम इस बात पे आते हैं कि सभी जातियों के लिए एक नेता और हर जाति का एक नेता, मैं आपको एक अपने ऊपर ही लेके चलता हूँ। हो सकता है कि मेरी विचारधारा और दूसरों की विचारधाराओं में अंतर हो सकता है, पर मैं ये मान के चलता हूँ कि जब मैं किसी समाज में जन्म लेता हूँ तो मैं उस समाज की रीतियों के बारे में, संस्कृति के बारे में जैसे जैसे बड़ा होता हूँ उसके बारे में सीखता जाता हूँ। सामाजिक स्तर पर समाज का एक नेता होना जरूरी है। स्थानीय स्तर पर देखा जाए तो हर समाज का एक अलग अलग नेता होना जरूरी है, क्योंकि उस समाज को वो अच्छे से जानता है, क्योंकि उसकी परवरिश उस समाज के अंतर्गत हुई है, उस रीतियों के अंतर्गत हुई है, उस संस्कृति के अंतर्गत हुई है। लेकिन जब प्रदेश स्तर पर आप इसको देखते हो तो उस स्तर पर सभी समाज के लिए एक नेता होना जरूरी है, क्योंकि प्रदेश स्तर पर हम इस प्रदेश के ही हैं, तो इस प्रदेश के बारे में सब हम जानते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं अगर क्षत्रिय हूँ तो मैं जैन समाज के बारे में नहीं जानता,
मैं जैन समाज के बारे में भी जानता हूँ, मैं ब्राह्मण समाज के बारे में भी जानता हूँ, मैं अपने समाज के बारे में भी जानता हूँ। तो जब प्रदेश स्तर की राजनीति आती है तो सभी समाज के लिए एक नेता होना ज़रूरी है। लेकिन मैं इस चीज़ को ये भी लेके चलता हूँ कि जो वो एक नेता है वो सभी समाज के एक एक नेता को चुने, उनसे वार्तालाप करे, उनसे मीटिंग करे, उनकी बातों को समझे, क्योंकि उन्हीं को साथ लेके तो चलना है। मैं इंडिविजुअल हर पर्सन से नहीं मिल सकता, तो मैं उस समाज के उस लीडर से मिलूंगा, मैं उनसे बात जानने की कोशिश करूंगा और उनकी बात को आगे पहुंचाऊंगा। तो स्थानीय स्तर पर हर समाज का एक नेता होना आवश्यक है जो उस समाज की बातों को आगे पहुंचाए, और प्रदेश स्तर पर उन सभी को मिलके एक नेता चुनना चाहिए जो उन सभी सर्व समाज को लेके आगे बढ़े। तो यूजुअली ये सवाल आता है कि हम आपको लीडर क्यों चुने, आप में ऐसी क्या चीज़ है? तो जब आप खड़े हुए थे तो आप में ऐसी क्या चीज़ थी कि लोगों ने आपको वोट दिया? देखो, जब हम किसी स्टूडेंट से मिलते हैं तो हर स्टूडेंट का ये सवाल होता है कि आप में ऐसा क्या है कि हम आपको चुनाव में खड़े हैं, आप में ऐसा क्या है जो हम आपको वोट दें, या आपको अपना प्रतिनिधि चुने। एक लीडर की सबसे अच्छी क्वालिटी ये होती है कि मैं कुछ क्वालिटीज आपको बताता हूँ। सबसे पहली क्वालिटी जो मैं मानता हूँ वो ये है कि उसकी सुनने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए। सुनने की क्षमता इसीलिए अच्छी होनी चाहिए कि अगर वो सुनेगा तो वो पूरी बात समझेगा, अगर वो पूरी बात समझेगा तो उस बात को वो आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। दूसरा कि आपका जो लीडर है, प्रतिनिधि अपने आप में ही एक बहुत बड़ा शब्द है कि आप काफ़ी लोगों को आप साथ में लेके चलने की कोशिश करते हो। अगर आप उन लोगों को साथ में ले जाने की कोशिश करते हो तो आप में ये चीज़ होनी चाहिए कि मैं इन लोगों की भावनाओं को समझूं। और अच्छा नेता वो है जो परिवार समझे अपने टीम को, वो ये ना समझे कि मैं ही सर्वे सर्वा हूं, जो है वो ये लोग हैं, इन्हीं लोगों ने मुझे बनाया है, मैंने इन लोगों को नहीं बनाया। दूसरा, आप में प्रेजेंट करने का एक बहुत अच्छा तरीका होना चाहिए। प्रेजेंटेशन, अगर आप गुड प्रेजेंटेटर हो तो ही आप एक अच्छे नेता बन सकते हो। और दूसरी चीज़ ये कि आपके बोलने का तरीका, आपके समझाने का तरीका, आपका ओरल प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपका ओरल प्रेजेंटेशन सही नहीं है तो आप कभी भी किसी स्टूडेंट को टच नहीं कर सकते, किसी की भावनाओं को नहीं समझ सकते कि ये मुझे उससे कैसे बात करनी है। आप उससे बोल ही नहीं पाओगे, बोल ही नहीं पा रहे हो, करोगे। क्योंकि ये काफ़ी हद तक मैं देखता हूँ। अगर मैं अभी की जैसे मैं काफ़ी नेताओं को देखता हूँ, जब बाइट भी होती है, मीडिया बाइट होती है, तो वो जस्ट ये बात कर लेते हैं कि ठीक है मैं यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं इस टीम के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ तो आप मुझे वोट दे दीजिए। नहीं, मैं टीम बाद में, मैं प्रेजेंट हो रहा हूँ तो मेरी प्रेजेंटेशन सबसे ज़रूरी है कि मैं अपने आप को कैसे प्रस्तुत कर रहा हूँ स्टूडेंट्स के सामने। एक और जो पॉइंट है तो उसमें ये है कि आप एकेडमिक्स में भी गुड होने ज़रूरी है। जब आप खुद अपने कोर्सेज को लेके सीरियस नहीं हो, आपके रिजल्ट सही नहीं है, अगर मैं अध्यक्ष का चुनाव लड़ूँ, मैं एकेडमिक्स में सही नहीं हूँ और मैं अध्यक्ष बन गया, उस बीच में मेरा रिजल्ट आता है और मैं उस रिजल्ट में रह गया, तो मेरी क्या इमेज बनती है स्टूडेंट्स के सामने। राइट, उसके लिए ज़रूरी है कि मैं अपने एकेडमिक में भी अच्छा होना ज़रूरी हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक पॉलिटिशियन हो तो वो पढ़ाई लिखाई में होशियार नहीं हो। ये एक धारणा बन चुकी है कि नेतागिरी करने वाला कभी पढ़ाई लिखाई में अच्छे नहीं होता है। हमारे समय में, ज़्यादा पुराना समय भी नहीं है, बट जब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैंने स्टूडेंट ये इलेक्शन फाइट किया था यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट का, उस टाइम में यंगेस्ट कैंडिडेट था राजस्थान। अरे वाह। तो मैं जस्ट एमकॉम पास, बीकॉम पास हुआ था और एमकॉम में मेरी काउंसलिंग थी और उसी समय मेरे चुनाव की घोषणा हो गई थी कि कुणाल कुमावत चुनाव लड़ने वाले हैं। अच्छा। तो जब काउंसलिंग थी तो मेरे टीचर्स ने मुझे ये पूछा मेरे रिजल्ट देख के कि कुणाल तुम्हारे एकेडमिक्स अच्छे हैं तो तुम चुनाव क्यों लड़ रहे हो। तो मैंने कहा सर ऐसा क्यों, आप ये क्यों सोचते हो कि मेरे एकेडमिक्स अच्छे हैं, मेरे ग्रेड्स अच्छे हैं तो आप चुनाव क्यों लड़ रहे हो, क्या जिनके ग्रेड्स खराब होते हैं वही चुनाव लड़ते हैं। तो वो बोले नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिनके ग्रेड्स खराब हो वही चुनाव लड़ें, लेकिन जिनके ग्रेड्स अच्छे होते हैं वो तो चुनाव नहीं लड़ते, फिर तो तुमको पढ़ने में लगा रहना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है सर, चुनाव इतने दिन के हैं और मैं किसी चीज़ के लिए, किसी मुद्दों के लिए प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ स्टूडेंट्स का, तो जब वो पूरे हो जाएंगे तो मैं अपने एकेडमिक पे भी ध्यान दूंगा और उनके मुद्दों पे भी ध्यान दूंगा। समय जो मैनेजमेंट है, जो टाइम मैनेजमेंट हम बोलते हैं, तो वो चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए
कि आप अपने एकेडमिक्स में भी ध्यान दे रहे हो और साथ ही साथ स्टूडेंट वेलफेयर के लिए भी ध्यान दे रहे हो। तो पॉइंट यही है, सार यही है कि आपके एकेडमिक्स आपके अच्छे होने चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके ग्रेड्स अच्छे नहीं हो तो ही वो चुनाव लड़े, अच्छे ग्रेड वाले भी चुनाव लड़ सकते हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि जिनके ग्रेड्स अच्छे हैं, जिनके मन में कुछ करने का जज्बा है, जिनके मन में ये ज़रूरी है कि मैं यूनिवर्सिटी के लिए कुछ अच्छा कर सकता हूँ, वो थोड़ा सा साहस उठाए, अपने साथ अपने लोगों को बताएं, क्लास रिप्रेजेंटेटिव से चालू करें और यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट तक पहुँचे। सो थैंक यू कुणाल जी हमारे शो पर आने के लिए। धन्यवाद आनंद जी। और आपने जो इतनी सारी बातें बताई है, हम आशा करते हैं कि व्यूअर्स की लाइफ में इससे कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड ज़रूर हुई होगी। सो बिफोर रैपिंग अप द शो, मैं चाहूँगा कि आपको हमारे टॉक शो पर आकर कैसा लगा और एक एडवाइस आप क्या देना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं। सबसे पहले तो आनंद जी मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आपकी टॉक शो पे मुझे बुला के यूनिवर्सिटी इलेक्शंस के जो भी पॉइंट्स हैं जो हो सकता है मेरी जनरेशन्स वालों के साथ और मेरे आने वाली जनरेशन्स के साथ काम आए, कि ये कुछ ऐसे मुद्दे थे जो लीडरशिप में कहीं ना कहीं उन्हें सहयोग करेंगे। राइट। मैं फिर भी आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि मेरी विचारधाराओं में और आप सभी की विचारधाराओं में अंतर हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम जब बात करते हैं यूनिवर्सिटी वेलफेयर की तो इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हम इलेक्शन फाइट करें। और आनंद जी मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इन मुद्दों को सीरियसली समझा और आपने ये सोचा कि इन मुद्दों पे बातचीत करना ज़रूरी है, क्योंकि यही मुद्दे जो हैं कहीं ना कहीं लैग करते जा रहे थे हमारे स्थानीय चुनावों में भी और यूनिवर्सिटी इलेक्शंस में भी। क्योंकि हम देखते हैं कि जो मीडिया है वो वही चीज़ दिखाता है जो उसको दिखानी होती है। एग्जैक्टली। मैं पॉडकास्ट एक ऐसी चीज़ है जो हम उसमें सब कुछ कवर अप कर सकते हैं। पॉडकास्ट ऐसी चीज़ है जहाँ इंडिपेंडेंटली आप किसी चीज़ को जाहिर कर पा रहे हैं, बता पा रहे हैं। आपने इस चीज़ को समझा, मैं आपको सीरियसली बधाई दूंगा इसके लिए, और आपने इस चीज़ को उठाया उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके थ्रू काफ़ी स्टूडेंट्स को फ़ायदा पहुंचेगा, स्टूडेंट लीडर को फ़ायदा पहुंचेगा और हमारा उदयपुर और नाम करेगा, MLSU नाम करेगा। हमारे लिए सबसे बड़ी बात।